बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डाइजेशन ही को डिस्कस कर रहे थे और हमारा टॉपिक था स्वेलोइंग, पेरिस्टालसिस एंड डाइजेशन इन स्टमक। हमने डिस्कस किया और समझने की कोशिश की कि खुराक को निगल लेने के बाद, फूड की सिलेक्शन के बाद, ग्राइंडिंग के बाद सेमी डाइजेशन होती है, वो बोलस में तब्दील होती है और बोलस इसके बाद मुंतकिल कर दिया जाता है फेरेंक्स में, फेरेंक्स से आगे एसोफेगस में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही खुराक एसोफेगस में आती है, एसोफेगस की दीवार में स्मूथ मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। वेव लाइक मूवमेंट की वजह से खुराक मूव करती है, एसोफेगस से होकर के स्टमक के अंदर जाती है। इस वेव लाइक मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से फूड मूव करती है, स्टमक की तरफ जाती है। स्टमक के दो हिस्से हैं। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल का फूला हुआ हिस्सा है, डायलेटेड पोर्शन है, जे शेप का होता है और इसके फर्स्ट पोर्शन को कार्डियक पोर्शन कहा जाता है, सेकंड पोर्शन को पाइलोरिक पोर्शन का नाम दिया जाता है। कार्डियक पोर्शन की बात की जाए तो कार्डियक पोर्शन और एसोफेगस के दरमियान एक वॉल्व होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। ये खुराक के वापस बहाव को रोकता है। पाइलोरिक पोर्शन की बात की जाए, पाइलोरिक पोर्शन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। उसका पहला हिस्सा ड्यूडिनम कहलाता है और पाइलोरिक पोर्शन और ड्यूडिनम के दरमियान भी एक वॉल्व पाया जाता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक स्फिंक्टर हो या पाइलोरिक स्फिंक्टर हो, अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक खास मकसद के लिए बनाया है कि जब खुराक आगे की तरफ आ जाती है, स्टमक में एंटर हो जाती है, उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं ये। और जब खुराक स्टमक से आगे चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम वापस उसको स्टमक में जाने से रोकना है। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक की बॉडी की बात की जाए, मसल्स से बनी होती है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, अपने अंदर आने वाली खुराक को हजम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से, स्टमक के सिकुड़ने और फैलने से खुराक की डाइजेशन में मदद मिलती है। इस अमल को चर्निंग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक की बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं जिसके अंदर म्यूकस भी है, HCl भी है और पेप्सिन भी है। ये आने वाली खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। पानी और म्यूकस इसके अंदर शामिल हो जाते हैं और एक सोप लाइक मिक्सचर बन जाता है जिसको काइम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन की शक्ल में पाई जाती है। जैसे ही खुराक का लुकमा हम मुंह में लेते हैं जिसमें प्रोटीन मौजूद है, HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तब्दील कर देता है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में तब्दील कर देता है और प्रोटीन की डाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। अदरवाइज दूसरी सूरत में अगर पेप्सिन एक्टिव ही रहे तो ये स्टमक की वॉल्स को खाना शुरू कर देगा और स्टमक की दीवारों के खत्म होने से, स्टमक के टिश्यू के डिग्रेड होने से स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक की वॉल्स पेप्सिन की वजह से खत्म हो सकती हैं। इससे बचाने के लिए कुदरत ने एक जबरदस्त इंतजाम कर रखा है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक में मौजूद रहती है, पेप्सिनोजन की शक्ल में पाई जाती है। जो ही जरूरत पड़ती है, प्रोटीन वाली खुराक जिस्म में जाती है, थोड़ी सी मिकदार में ये एक्टिवेट हो जाती है और उतनी ही एक्टिवेट होती है जितनी के खुराक में प्रोटीन मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिन को पैदा करते हैं। गैस्ट्रिन के अंदर गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है। गैस्ट्रिक जूस में ये सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं और ये खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। हम जब मिर्च मसाले वाली खुराक खाते हैं उसके अंदर एसिडिटी होती है और अगर ऐसी खुराक हमारी रूटीन का, हमारे मामूल का हिस्सा बन जाए, मैदे की तेजाबियत पैदा होती है। वजह क्या है? उस एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए बड़ी तादाद में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक के बाद आपकी एलिमेंट्री कैनाल का, खुराक की नाली का अगला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन है। आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं और इन हिस्सों से गुजरने के दौरान खुराक में क्या तब्दीलियां आती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से को ड्यूडिनम कहा जाता है। ड्यूडिनम की बात की जाए तो ये 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर MCQ। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ड्यूडिनम की लेंथ बताइए। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूडिनम के अंदर 3 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। एक को बाइल कहा जाता है,
एक को पेंक्रियाटिक जूस और एक को इंटेस्टाइनल जूस का नाम दिया जाता है। बाइल की बात की जाए तो बाइल एक ऐसा केमिकल है जो लिवर से आता है, लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन में मदद देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? लिपिड्स की डाइजेशन का अमल, चिकनाई के मॉलिक्यूल की तोड़फोड़ का अमल, उनकी डीकंपोजिशन या ब्रेकडाउन का अमल। इस अमल के दौरान लिपिड के ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, पार्ट्स में तकसीम हो जाते हैं, इनकी डाइजेशन का अमल आसान हो जाता है। पेंक्रियाटिक जूस की बात की जाए तो पेंक्रियास से एक नाली जिसे पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, ड्यूडेनम में आती है, केमिकल खारिज करती है जिसका नाम पेंक्रियाटिक जूस है। डियर स्टूडेंट्स, पेंक्रियाटिक जूस में दो तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं, एक को अमाइलेज कहा जाता है, एक को लाइपेज का नाम दिया जाता है। अमाइलेज की बात की जाए तो इसका काम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को हजम करना है। लाइपेज की बात की जाए तो इसका काम चिकनाई के मॉलिक्यूल को हजम करना है, डाइजेस्ट करना है, जिस्म का हिस्सा बनाना है। इंटेस्टाइनल जूस की बात की जाए, ये इंटेस्टाइन की दीवारों से खारिज होने वाला केमिकल है। इसके अंदर खास किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो खुराक के हाजमे में अपना किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम डाइजेशन का अमल स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में होता है। इसके बाद खुराक मूव कर जाती है, मुंतकिल हो जाती है नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जिसको जिजेनम कहा जाता है। जिजेनम 2.4 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है और ये बाकी खुराक में मौजूद चिकनाई, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मददगार है। इसके बाद जब खुराक हजम हो जाती है, अगले मरहले में स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में मुंतकिल हो जाती है जिसको इलियम कहा जाता है। आइए देखते हैं इलियम में खुराक के मुंतकिल होने के बाद फर्दर क्या चेंजेस आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर चेंजेस डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इलियम जो कि आखिरी हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जब खुराक इसमें आती है तो ये 3.5 मीटर लॉन्ग पोर्शन है। यहाँ पर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं विलाई का। इट इज अ पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप इसको यूं लिख सकते हैं, अगर ये सवाल आपके इम्तिहानात में पूछ लिया जाए इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इट इज अ पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, ड्यूडेनम के बाद आता है और 3.5 मीटर लॉन्ग है, कंसर्न्ड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और इसका काम हजम हो जाने वाली खुराक को जज़ब करना है खून के अंदर और लिम्फेटिक सिस्टम की नाली लेक्ट्रियल के अंदर मौजूद लिम्फ में। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इलियम की डिटेल्ड स्ट्रक्चर को। इलियम की बात की जाए तो इलियम के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं और उन सर्कुलर फोल्ड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाय का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विलाय के बारे में पूछा जाता है तो विलाई की डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। इलियम की अंदरूनी दीवार में सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं that have numerous finger like projection, जिनके अंदर बहुत से उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जिनको विलाय या विलस कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये उसका लास्ट पार्ट है जो कि इलियम है। इलियम में आप इन सर्कुलर फोल्ड्स को देखिए, इन सर्कुलर फोल्ड्स में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाय कहा जाता है। ये विलाय के एक यूनिट को मैंने बड़ा करके आपके सामने इसलिए बनाया है ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो सके। ये देखिए, एक विलस के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट पाई जाती है जिसको लेक्टियल का नाम दिया जाता है। इसके साथ ब्लड कैपिलरीज हैं, ये रेड कलर और ये ब्लू कलर में, ये इंडिकेट कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डियर स्टूडेंट्स, ये विलस के अंदर जब खुराक आती है स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के आती है, इन सर्कुलर फोल्ड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में मूव करती है, हजम हो चुकी होती है। हजम शुदा खुराक यहाँ पर खून की नालियों में जज़ब हो जाती है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है वो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, जज़ब शुदा ग़िज़ाई मादे लेकर के जाता है, हजम हो जाने वाली खुराक के कंपोनेंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लेता है।
यहाँ पर खुराक का कुछ हिस्सा जो इजाफी है, जो लिपिड्स पर मुश्तमिल है, वो लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट लेक्टियल के अंदर चला जाता है। ये मैंने लेक्टियल को लेबल किया है और बवक्ते ज़रूरत लेक्टियल से निकल करके दोबारा ब्लड का हिस्सा बन जाता है। ब्लड की सर्कुलेशन के साथ, खून की जिस्म में गर्दिश के साथ जहां ज़रूरत महसूस होती है, ये मुंतकिल कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने के दौरान खुराक में ये मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं। खुराक के हजम होने का अमल मुकम्मल हो जाता है तो आखिरी मरहले में विलाय के अंदर, ये खून के अंदर और लिम्फ के अंदर लेक्टियल की नाली में और ब्लड कैपिलरीज में जज़ब हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से अगला हिस्सा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत कहलाता है, उसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं और जब खुराक उनमें से गुजरती है क्या तब्दीलियां आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। हम डिस्कस कर चुके कि खुराक एलिमेंट्री कैनाल में जब मूव करती है, ओरल कैविटी से एंटर होती है, फेरेंक्स से होती हुई एसोफेगस में जाती है, एसोफेगस से होती हुई स्टमक में आती है, स्टमक से होकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हरकत करने के दौरान मुकम्मल तौर पे हजम हो जाती है। हजम होने के बाद आखिरी हिस्से से गुजरते हुए खून के अंदर और लिम्फ के अंदर जज़ब हो जाती है। अगला मरहला लार्ज इंटेस्टाइन का है। आइए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की डिटेल को। लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिनको सीकम कहा जाता है, कोलोन का नाम दिया जाता है और रेक्टम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का पहला हिस्सा जो कि सीकम है, ये टी शेप जंक्शन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। इसका जो जोड़ है वो टी शेप जोड़ है और सीकम के अंदर जो खुराक मौजूद होती है मुकम्मल तौर पे हजम शुदा खुराक है। ये खुराक जब कोलोन में जाती है, कोलोन के अंदर जाने पर इसमें मौजूद जितना पानी है, जिस्म की जरूरत है, जिस्म को दरकार है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है, जिस्म का हिस्सा बना लिया जाता है। बकिया बच जाने वाली चीजें मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, फालतू मवाद होता है जिसको फीसिस या फुजला कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये फीसिस मूव करते हैं कोलोन से आगे रेक्टम में और रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। रेक्टम की बात की जाए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट इकट्ठे होते हैं, जखीरा किए जाते हैं। फीसिस की बात की जाए तो फीसिस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एज वाटर एब्जॉर्ब सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस। डियर स्टूडेंट्स, फीसिस के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट पाए जाते हैं। फीसिस के अंदर क्या होता है? स्लग्ड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, खत्म हो जाने वाले, तबाह हो जाने वाले, नाकारा हो जाने वाले सेल्स पाए जाते हैं। फीसिस के अंदर क्या पाया जाता है? पॉइजनस मटेरियल्स पाए जाते हैं, जहरीले मादे पाए जाते हैं, ना हजम होने वाले अज्जा पाए जाते हैं और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक टर्म है, इसको समझ लीजिए, अपेंडिक्स। आपकी टेक्स्ट बुक में ब्लू बॉक्स में मेंशन की गई है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस। ये ऐसी चीज है, ऐसी बनावट है, ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका कोई काम इंसानों के इल्म में नहीं है। ये नॉन फंक्शनल है और ये फिंगर लाइक है। ये सीकम के ब्लाइंड एंड से निकलती है। सीकम क्या है? सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। सीकम के आखिरी किनारे से, बंद किनारे से उंगली नुमा ये थैली, ये उभार, ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। और अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई सोजिश आ जाए तो खतरा है इसके अंदर एक जहर के बाहर निकलने का, जिस्म के अंदर फैल जाने का। इसलिए अपेंडिक्स की बीमारी में, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, अपेंडिक्स की थैली को काट दिया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ऑपरेट करके जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इन्फ्लेमेशन को रोका जा सके, प्रिवेलिंग ऑफ इन्फेक्शन को रोका जा सके, इन्फेक्शन के फैलाव को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी समझ लीजिए कि हमारी इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि विटामिन के बनाते हैं और विटामिन के जरूरी है हमारे जिस्म के अंदर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ तक एक चीज और जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए, वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उम्र कम होती है, वो फीसिस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही वो कुछ खाते हैं, खाने के बाद उनका इख्तियार नहीं होता है फालतू मादों को रेक्टम के अंदर जखीरा करने का। नतीजे के तौर पे उनको ये सिखाना पड़ता है कि आपने इस रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। वक्त के साथ साथ वो इस पर काबू पाना सीख जाते हैं। फीसिस के निकलने का अमल जिसे डेफिकेशन कहते हैं, फालतू मादों के इखराज का अमल जिसे डेफिकेशन या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट का नाम दिया जाता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए कंट्रोल होता है। और मैच्योर इंसान में, एक बालिग इंसान में ये अमल कंट्रोल हो सकता है, लेकिन छोटा बच्चा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वक्त के साथ साथ इसको कंट्रोल करना सीखता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, इंतहाई अहम टॉपिक था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे पूछा जा सकता है अमाइलेज के बारे में बताइए, लाइपेज के बारे में बताइए, ड्यूडेनम की लेंथ कितनी है, जेजुनम की लेंथ कितनी है, इलियम की लेंथ कितनी है। एमसीक्यू में ये सवालात पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ड्यूडेनम में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनके नाम एनलिस्ट कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन बताइए। आपसे पूछा जा सकता है बाइल के फंक्शन के बारे में बताइए। आपसे पूछा जा सकता है इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है विलाय की डेफिनेशन कीजिए और इलियम के बारे में बताइए। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए, फीसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपने अभी ये बात समझ ली कि बैक्टीरिया हमारी आंत में पाए जाते हैं, विटामिन के बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा विटामिन है हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया की मदद से बनता है और उस विटामिन का फंक्शन क्या है। ये तमाम सवालात आपके जहन में रहने चाहिए। किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से अगर कोई सवाल इस टॉपिक में से आता है, आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है, तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से तैयार करने के बाद आपने इसको एग्जामिनेशन में सही तरह से मेंशन कर दिया है, तो यकीनन आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर जो कि बहुत दिलचस्प था, नई मालूमात थी जो कि आपके लिए, आपके इल्म के लिए, आपके नॉलेज में इजाफे का बायस थी। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।